शुरू करें। बायोमॉलिक्यूल का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था, अमीनो एसिड हो गया था, फैटी एसिड या लिपिड, नाइट्रोजनस बेस। इस डायग्राम में जितने मॉलिक्यूल बने वो सब डिस्कस हो गए हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज भी डिस्कस हो गए हैं। तो हेडिंग है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो हेडिंग डालें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। पहले कुछ चीजें समझ लें, फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जरा, जैसे किसी भी लिविंग में जितने भी बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक का नाम है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, एक का नाम है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल। इन्हीं को सिंपल बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं और इन्हीं को कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये जो माइक्रो शब्द है और जो मैक्रो शब्द है उससे दो क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी बायोमॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन या उससे कम हो तो वो माइक्रो में आएगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा हो वो बड़े मॉलिक्यूल में आएगा। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो कहोगे 1000 डाल्टन या उससे कम होगा। इसकी अगर रेंज बताई जाए तो ये 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक की रेंज है। और अगर हम इधर की आए तो ये वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा पाया जाता है। अभी लिखे नहीं, लिख लीजिएगा, टाइम देंगे। तो सिंपल सी बात इतनी है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से दो भागों में बांट दिया गया है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। जिनका कम है वो माइक्रो छोटे वाले हैं और जिनका ज्यादा है वो माइक्रो बड़े वाले हैं। एक और खास बात है, जो छोटे वाले मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ मिले और जो बड़े वाले मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ मिले? तो ये मिले एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले, या पूल भी कह सकते हो, और ये मिले एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिले। अब आता है कि इसके एग्जाम्पल कौन है? तो इसके एग्जाम्पल में अमीनो एसिड होगा, मोनो सेकेराइड होंगे, नाइट्रोजिनस बेस होंगे। ये तीन मेन हैं। अब इधर की तरफ आ जाओ। अगर हम इधर के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इधर लिखा है अमीनो एसिड, तो इधर लिखा होगा
प्रोटीन। इधर लिखा है मोनोसेकेराइड, तो इधर होगा इधर लिखा है नाइट्रोजनस बेस, तो इधर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। और इधर एक नई चीज आ जाएगी, क्या? लिपिड। अभी लिखे नहीं, सुन ले। पहला सवाल ये है कि इन सब का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो कहोगे रेंज है 18 से 800 या 1000 डाल्टन से कम। और इन सब का मॉलिक्यूलर वेट कहोगे 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा, और बस ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? इसमें जो लिपिड है इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा, मतलब 10,000 डाल्टन में नहीं आता है। इवन ये 1000 से भी कम है, मतलब वास्तव में लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है तो इसको यहाँ लिखा होना चाहिए था, लेकिन एग्जाम्पल में लिखा कहाँ है? यहाँ लिखा। उसके कुछ कारण है, आगे डिस्कस करेंगे। एक और देखिए, ये सब मोनोमर हैं। ये सब क्या है? मोनोमर हैं। और ये सब क्या है? पॉलीमर। फिर किसको छोड़ के? लिपिड को। तो इस केस में जो लिपिड है वो एक्सेप्शन है दो मामले का। एक तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है, दूसरा लिपिड पॉलीमर नहीं है, जबकि ये तीनों क्या है? पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, एक अंतर। दूसरा, लिपिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन भी नहीं है, वो यहाँ क्यों लिखी है? तो लिखी इस नाते है कि जब वो एक्सपेरिमेंट किया गया था तो जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था वहां मिल गया। तो अगर कोई एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा तो उसको मानना पड़ेगा क्या? माइक्रोमॉलिक्यूल मानना पड़ेगा। क्यों मिला अभी आगे बताएंगे। तो दो स्पेशल सवाल, ये तीनों क्या हैं? और इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा। जबकि लिपिड की खास बात है, ये क्या नहीं है? नॉट पॉलीमेरिक सब्सटेंस। इसका मॉलिक्यूलर वेट तो जो एनसीईआरटी में लिखा है 800 डाल्टन से भी ज्यादा नहीं है। अभी लिखो नहीं, सुन लो, नॉट एक्सीड। तो सवाल यह है कि क्या ये असली में मैक्रोमॉलिक्यूल है? तो कहोगे ये असली में मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका 800 से ज्यादा नहीं है, जबकि होना कितना चाहिए? 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये असली में नहीं है, लेकिन मिल कहाँ गया है? एसिड इंसॉल्युबल में मिला है। तो कहोगे नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल। बस अब आखिरी सवाल एक ही बचा है कि आखिर लिपिड यहां क्यों मिल जाता है। अगर लिपिड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की जगह लिपिड किस में मिल जाता? एसिड सॉल्युबल में अगर मिल जाता तो हम यही एग्जाम्पल लिखते। तो हुआ क्या था कि हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें लिविंग टिश्यू लिए थे, फिर उसको पीसे थे, किसमें? ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। तो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में पीसने के बाद उसकी स्लरी बनी थी, फिर उसको फिल्टर किए थे, फिल्टर का फिल्ट्रेट मिला था, रिटेंटेट मिला था। तो हुआ क्या है गड़बड़ी कि जब लिविंग टिश्यू को पीसा जाएगा तो लिविंग टिश्यू में जो लिपिड होगी वो पाई कहाँ जाती है? तो या तो वो सेल मेम्ब्रेन में होगी या तो ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन में होगी। जब आप टिश्यू को पीसेंगे तो सेल टूटेगी तो मेम्ब्रेन भी टूटेगी, और मेम्ब्रेन टूटने के बाद बन जाएंगे वेसिकल, और जो वेसिकल होंगे उनका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो जब साइज बड़ा होगा तो छन्नी में नीचे जाएंगे नहीं, तो कहाँ मिलेंगे? ऊपर मिल जाएंगे। तो चूंकि ऊपर मिल रहे हैं, मैक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन में मिल रहे हैं, इसी नाते इस एग्जाम्पल में लिखे हैं। अगर यहाँ मिलते तो यहाँ लिख जाते। तो ये क्यों यहाँ मिले ये बताओ बस। तो कहोगे ये वास्तव में वेसिकल बना लेते हैं, और जिसका साइज एक्चुअल लिपिड से क्या होगा? बड़ा होगा। तो फिर कहाँ मिल जाएंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर लिविंग सेल में जो लिपिड है वो एज सच तो पाई जाएगी, लेकिन वो
स्ट्रक्चर में मिलेगी, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो कोई और मेम्ब्रेन हो। और जब तोड़ेंगे तो मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होगा, फिर बनेगी वेसिकल जो कि वाटर इनसॉल्युबल होगी। और उसके बाद क्या होगा, वो कहाँ मिल जाएगी, एसिड इनसॉल्युबल में मिलेगी। तो मजबूरी में यहां मिली है, जबकि हकीकत में ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल नहीं है। अब लिख लीजिए इसको। लिपिड, लिपिड किसमें मिल जाता है, फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं माइक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन। ऐसा जाता है तो उसके पीछे कारण है, बिकॉज किसी पर्टिकुलर सेल में किसी पर्टिकुलर सेल में लिखते चलें, जो लिपिड होगी वो एज सच तो प्रेजेंट ही होगी, लेकिन आल्सो इन स्ट्रक्चर, जैसे मेम्ब्रेन में। तो जब किसी पर्टिकुलर सेल की ग्राइंडिंग होगी तो मेम्ब्रेन ब्रोकन, और रिजल्ट में क्या होगा, वेसिकल बन जाएंगे जो कि वाटर इनसॉल्युबल होंगे, और वेसिकल सेपरेट होंगे किसमें, इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। हो गया। दो बातें और देख लेते हैं। किसी पर्टिकुलर लिविंग सेल की अगर बात करें तो इसमें दो चीजें मिलती हैं, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल। और साइटोप्लाज्म की खास बात है कि यहां माइक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल दोनों मिलते हैं। यहां ज्यादातर माइक्रो मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, वो मोटा मोटा क्या बताता है, साइटोप्लाज्म बताता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ज्यादातर यही होंगे। लेकिन अगर माइक्रो मॉलिक्यूल ले लो कहां से, साइटोप्लाज्म से, और माइक्रो मॉलिक्यूल ले लो कहां से, ऑर्गेनेल से, ये क्या बनाते हैं, तो कहोगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो ये कहां मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल
फ्रैक्शन और मैक्रो मॉलिक्यूल अगर दोनों जगह से ले लो तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है कि जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है वो रफली क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल दो जगह से ले लो, साइटोप्लाज्म से ले लो, ऑर्गेनेल से ले लो, और वो रफली क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो रफली वो एसिड इनसॉल्युबल को। इसका मतलब एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल दोनों मिला करके क्या बना लेते हैं, लिविंग टिश्यू बनाते हैं। एनसीईआरटी में एक टेबल दी है कि किसी पर्टिकुलर सेल का जो सेलुलर मास होगा उसमें कितने परसेंट क्या होगा। यहां तक हो गया बेटा? बढ़े आगे। लिख लीजिए, इधर की तरफ मास मॉलिक्यूल और सेलुलर मास में कौन सा मॉलिक्यूल कितना है। तो सबसे पहले तो वाटर लिखा है, कितना है 70 से 90%। फिर प्रोटीन लिखा है कितना, तो लगभग 10 से 15%। फिर न्यूक्लिक एसिड लिखिएगा 5 से 7%। फिर कार्बोहाइड्रेट 3%। फिर लिपिड 2%। फिर आयंस 1%। तो अगर आपसे सही क्रम पूछा जाए बायोमॉलिक्यूल का, तो बायोमॉलिक्यूल में ये तो आएगा नहीं, बायोमॉलिक्यूल में ये सब आएंगे। तो बायोमॉलिक्यूल का अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो सबसे पहला क्या होगा, प्रोटीन होगा, या ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपसे पूछ ले तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछेगा तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, यही ऑर्डर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रोटीन, उससे कम न्यूक्लिक एसिड, उससे कम कार्बोहाइड्रेट और उससे कम लिपिड। तो मोस्ट एबंडेंट, तो मोस्ट एबंडेंट में जल्दी ना करिएगा, मोस्ट एबंडेंट केमिकल पूछेगा तो वाटर लगाइएगा, और मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक पूछेगा तो वाटर मत लगाइएगा। तो मोस्ट एबंडेंट केमिकल अगर पूछ लिया तो वाटर, और मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक पूछ लिया तो क्या वाटर लगा दोगे? तो प्रोटीन लगाएंगे। बस यही ध्यान रखिएगा। लो, यहां बायो मैक्रो मॉलिक्यूल दिया है, कह रहा देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड दैट फाउंड इन एसिड सॉल्युबल, और जितने एसिड सॉल्युबल थे उनकी जो रेंज थी वो 18 से लेकर के कहां तक थी, 800 डाल्टन थी। कह रहा जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, यहाँ केवल 4 ही टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, और मिले कौन से,
तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। दीज क्लासेज ऑफ कंपाउंड, जिसमें कह रहा है किसको छोड़ दो, लिपिड को छोड़ दो। तो अगर लिपिड को छोड़ देते तो 3 बच्चे, प्रोटीन बचा, न्यूक्लिक एसिड बचा, पॉलीसेकेराइड बचा। कह रहा है लिपिड को छोड़ दीजिए तो सबका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमॉलिक्यूल या केमिकल कंपाउंड जो लिविंग में होंगे उनको 2 कहोगे। क्या? एक जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लेस देन 1000 डाल्टन, और इनको हम कहेंगे क्या, माइक्रो, या इन्हीं को सिंपल कहेंगे। लेकिन दूसरे वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होगा और कहाँ मिलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल, उनका नाम मैक्रो या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, फिर कह रहा उसमें से छोड़ दो किसको, लिपिड को। सब के सब क्या होते हैं, पॉलीमेरिक। तो कौन पॉलीमेरिक नहीं होता है, लिपिड पॉलीमेरिक नहीं होती है। कह रहा फिर ऐसा क्यों है कि लिपिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट किससे ज़्यादा नहीं है, 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है, तो ये क्यों यहाँ लिखी है एसिड इनसॉल्युबल में। एसिड इनसॉल्युबल का मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल में लिखी है, तो उसको एक्सप्लेन किया गया है। लिपिड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, ये पाई जाती है एज सच भी, क्या लिखा, नॉट ओनली एज सच, मतलब एज सच तो होती ही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर में भी मिलेगी, जैसे मेम्ब्रेन में मिलेगी या दूसरी मेम्ब्रेन में मिलेगी। जब हम टिश्यू को ग्रिंड करेंगे तो सेल स्ट्रक्चर टूट जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी और अंततः क्या बना लेगी, वेसिकल बना लेगी, और जो कैसे होंगे, वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। इसी नाते ये जो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट हैं जो वेसिकल बना लिए थे वो किसके साथ चले जाएंगे, और जब एसिड इनसॉल्युबल के साथ चले गए तो हमको क्या मानना पड़ेगा, हमको माइक्रोमॉलिक्यूल मानना पड़ेगा। माइक्रोमॉलिक्यूल मानना और माइक्रोमॉलिक्यूल होना, बेटा उसे बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। माइक्रोमॉलिक्यूल मानना और माइक्रोमॉलिक्यूल होना ये 2 अलग अलग बात है। तो मानते हैं लेकिन है नहीं। कह रहा है कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो मोटा मोटा क्या बताएगा, तो लिखा है रिप्रेजेंट रफली किसको। वो अलग बात है कि साइटोप्लाज्म में कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल भी मिलते हैं। ये कह रहा माइक्रो मॉलिक्यूल ले लो 2 जगह से, कहाँ से, जो साइटोप्लाज्म में वो ले लो और जो ऑर्गेनेल में है वो ले लो, और ये सब मिला के क्या हो जाएंगे, एसिड। इसका मतलब दोनों जब एक साथ करोगे तो वही क्या बनाएंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग। समरी ये टेबल दी है। वाटर क्या है 70 to 90%, प्रोटीन क्या है 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7 और आयन 1%। ऑर्गेनिक पूछेगा तो ऑर्गेनिक में सही क्रम बताइएगा। वैसे मोस्ट एबंडेंट केमिकल और मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक में अंतर है। यहाँ देखो लिखा है मोस्ट एबंडेंट केमिकल पूछेगा तो आंसर क्या दोगे, वाटर। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कह दिया और आपने वाटर लगा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए हेडिंग डालिए प्रोटीन। हेडिंग डालिए प्रोटीन। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। जैसे कहोगे पॉलीमेरिक सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पॉलीमर है। तो पॉलीमर है तो इसका कोई मोनोमर भी होगा। तो इसका मोनोमर कौन सा है, तो अमीनो एसिड। तो ये वास्तव में पॉलीमर है अमीनो एसिड का। इसमें ढेर सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, या लीनियर चेन बनी रहती है अमीनो एसिड की। और उस कौन सा बांड यहाँ पाया जाता है, तो आंसर देंगे पेप्टाइड बांड पाया जाता है। दूसरा सवाल। तीसरा, जब हम पॉलीमर पढ़ते हैं तो पॉलीमर दुनिया में 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीमर और एक होते हैं हेट्रोपॉलीमर। ऐसा कोई भी पॉलीमर जिसके सारे मोनोमर एक जैसे हों, जिसके सारे मोनोमर एक जैसे हों,
तो उसको कहेंगे होमोपॉलीमर। और जिसमें होमोपॉलीमर अलग अलग हो, एक ए हो, एक बी हो, एक सी हो, एक डी हो, सब ए जोड़ते चले जाओ तो ये होमोपॉलीमर। लेकिन ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ डी अलग अलग जोड़ दो तो क्या कहोगे? हेट्रोपॉलीमर। तो सवाल ये है कि प्रोटीन किस में आएगा, होमो में कि हेट्रो में? कहोगे हेट्रो। जैसे कहोगे हेट्रो वैसे पूछेगा क्यों, तो कहोगे यहां पर 20 टाइप के अमीनो एसिड लगे हैं। अगर एक ही टाइप का अमीनो एसिड लगता तो होमोपॉलीमर कहते हैं, लेकिन यहां कितने हैं? 20 टाइप के हैं, तो क्या कहना पड़ा? हेट्रोपॉलीमर। तो जनरल बातें लिख लो जरा। प्रोटीन क्या है? पॉलीमेरिक सबस्टेंस, मतलब पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड का। कैसे? तो कहोगे मेनी अमीनो एसिड। लिंक्ड बाई किसके द्वारा? तो पहले से ही पता है, पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, इसी नाते यहां चेन बन जाती है। अमीनो एसिड का। प्रोटीन कौन सा पॉलीमर है? तो कहोगे हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर क्यों है? कहोगे डिफरेंट टाइप अमीनो एसिड हैं। और कितने टाइप हैं? तो कहोगे 20 टाइप अमीनो एसिड। और जितने अमीनो एसिड प्रोटीन में पाए जाते हैं उन सब को क्या कहते हो? प्रोटीनेसियस। अमीनो एसिड। बस ये जो 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं ये दो कैटेगरी के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। कितने होते हैं? तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो भी 10 होते हैं और नॉन एसेंशियल भी 10 होते हैं। जितने भी प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड हैं वो हैं कितने? तो पहले से ही पता है, वो टोटल 20 हैं। उसमें से 10 अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है और 10 ही को नॉन एसेंशियल कहा जाता है। फर्क समझिए क्या है। ऐसा कोई भी अमीनो एसिड जो हम लोगों की बॉडी में बन ना सकता हो, तो अगर नहीं बन सकता होगा और प्रोटीन तो बनानी ही है, तो फिर वो अमीनो एसिड लाओगे कहाँ? तो प्रोटीन खाएंगे, फिर प्रोटीन पचाएंगे, फिर उससे मिलेंगे। तो ऐसा कोई भी अमीनो एसिड जो शरीर में ना बन सके, जिन अमीनो एसिड के लिए ये शरीर खाने वाली प्रोटीन पर डिपेंड हो, जो खाने वाली प्रोटीन मतलब डाइटरी प्रोटीन होती है, उसके डाइजेशन से जो मिले उसी को हम क्या कहेंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड।
तो कैन नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी, तो बॉडी डिपेंड है किस पर, डाइटरी प्रोटीन पर, क्योंकि डाइटरी प्रोटीन का जब क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, भाई कोई प्रोटीन पचाओगे तो आपको 20 अमीनो एसिड मिलेंगे, तो 20 में से 10 ये भी तो मिल जाएंगे, ठीक है, क्या ये नहीं मिलेंगे? प्रोटीन पचाने, डाइटरी प्रोटीन से हमको दोनों अमीनो एसिड मिलेंगे, एसेंशियल भी मिलेंगे, नॉन एसेंशियल भी मिलेंगे, लेकिन पचा किस पर्पज से रहे थे? डाइजेशन तो एसेंशियल के लिए कर रहे थे, नॉन एसेंशियल के थोड़े कर रहे हैं। नॉन एसेंशियल वो हैं जो सिंथेसाइज हो सकते हैं बॉडी में, इसका मतलब डिपेंड नहीं है किस पर, लेकिन अगर डाइजेशन करोगे तो क्या आपको 10 ही अमीनो एसिड मिलेंगे? 10 नहीं मिलेंगे, 20 मिलेंगे। तो डाइटरी प्रोटीन के डाइजेशन से हमको 20 अमीनो एसिड मिलेंगे, उसमें से 10 होंगे एसेंशियल और 10 होंगे नॉन एसेंशियल। लेकिन डाइटरी प्रोटीन का डाइजेशन कर क्यों रहे हैं? तो एसेंशियल के लिए कर रहे हैं। इसी नाते एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, डाइटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ, तो आंसर देंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। वो अलग बात है कि डाइटरी प्रोटीन से हमको क्या मिल जाते हैं, नॉन एसेंशियल भी मिल जाते हैं। अब आता है एग्जाम्पल, यहाँ वैलीन है, आइसोल्यूसिन है, फिनाइल एलानाइन है, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन और मिथियोनिन, ट्रिप्टोफान और थ्रियोनिन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, ये वी लिखा है, ये आई लिखा है, ये पी लिखा है, हो गया वीआईपी। अच्छा इधर उधर हो गया है, वीआईपी हाल होना चाहिए में टेबल टेनिस, वीआईपी हाल में टेबल टेनिस। तो वी से क्या हो गया, वैलिन, आई से हो गया आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइल एलानाइन, एच से हिस्टिडीन, ठीक है, ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन, एल से ल्यूसिन और एम से मिथियोनिन, ट्रिप्टोफान और क्या, थ्रियोनिन। तो अगर 2-3 बार इनका नाम पढ़े होगे तो ये हो गया एच, ये हो गया ए, ये हो गया एल, ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये हो गया टी, ये हो गया टी। तो बीआईपी हाल में टेबल टेनिस इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर 2-3 बार नाम पढ़े होंगे तो आप आंसर निकाल ले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ट्रिप्टोफान यहाँ है और टायरोसिन यहाँ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टायरोसिन, क्योंकि अक्सर यहाँ सेट हो जाता है। तो टायरोसिन यहाँ है, देखो एलानाइन यहाँ है, एस्पराजीन यहाँ है, एस्पार्टिक एसिड यहाँ है, ग्लूटामिक एसिड यहाँ है, ग्लूटामाइन यहाँ है, ग्लाइसिन यहाँ है, प्रोलीन यहाँ है, सेरीन यहाँ है, सिस्टीन और टायरोसिन यहाँ है। तो ध्यान रखिए, जो आपके पास एरोमेटिक अमीनो एसिड 3 पढ़े थे, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलानाइन, उसमें से टायरोसिन यहाँ लिखा है, जबकि ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलानाइन किसमें लिखा है? आप और 3 पढ़े थे, कौन से? ग्लाइसिन, एलानाइन और सेरीन। ग्लाइसिन कहाँ लिखा है? देख लो कहाँ लिखा है। अच्छा एलानाइन कहाँ लिखा है? ये भी नॉन एसेंशियल। अच्छा सेरीन कहाँ लिखा है? तो ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन कहाँ चले गए? जो आप वो 3 पढ़े थे वो नॉन एसेंशियल। अच्छा 3 और पढ़े थे, वैलिन पढ़े थे, लाइसिन पढ़े थे और हिस्टिडीन पढ़े थे। वैलिन कहीं लिखा है किसमें? और क्या पढ़े थे? लाइसिन। लाइसिन कहीं दिया है? यहीं दिया है। और कौन सा पढ़े थे? हिस्टिडीन दिया कहीं? तो वो जो 3 पढ़े थे, वैलिन, लाइसिन और वगैरह, ये सब कहाँ चले गए? आंसर देंगे एसेंशियल में। तो आपने जो अमीनो एसिड के नाम पढ़ रखे हैं, 9 नाम तो आपको पता है ना, ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन, वैलिन, लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड, ये 3 पढ़े थे ना। और इसके अलावा टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलानाइन, 9 नाम तो आपको पता है। उन 9 में से कौन एसेंशियल हैं और कौन नॉन एसेंशियल हैं, जरा बताएं। ग्लाइसिन, एलानाइन, सेरीन, अच्छा ग्लूटामिक एसिड, वैलिन और लाइसिन और टायरोसिन नॉन एसेंशियल, ठीक है। और ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलानाइन, तो 9 तो याद रखिए, न 20 याद रखिए, उसी 9 में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो एनसीईआरटी, अच्छा नहीं थोड़ा सा और है भी।
फिर है फंक्शन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, बताओ कौन कौन से फंक्शन होंगे? तो बहुत सारे फंक्शन, जैसे कैरियर प्रोटीन का काम क्या होता है? एक मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन पार करवाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैरियर प्रोटीन का काम करेंगे। लिखते चलें, कैरियर प्रोटीन कहो या ये भी तो कह सकते हो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल एक्रॉस, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल एक्रॉस क्या? मेम्ब्रेन। और कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, और किसका काम करेंगे? और किसका काम करेंगे? तो ये एंजाइम का भी काम करेंगे। और किसका काम करेंगे? ये हार्मोन का भी काम करेंगे। और किसका काम करेंगे? रिसेप्टर का काम करेंगे। ये लड़ाई करेंगे, फाइट विद इन्फेक्शन। ठीक है, इंटर सेलुलर मटेरियल का भी काम करेंगे। बस एग्जाम्पल लिखना है एंजाइम के नाम पर। तो एंजाइम के नाम पर जो एनसीईआरटी में दिया है वो शायद ट्रिप्सिन दिया है। हार्मोन के नाम पर इंसुलिन दिया है। रिसेप्टर में 3 रिसेप्टर दिए हैं, स्मेल का, टेस्ट का, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है थोड़ा बहुत याद है कि किसी भी टारगेट ऑर्गन के पास पाए जाते हैं हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर कहाँ होंगे? या तो सेल के मेम्ब्रेन पर होंगे या तो अंदर होंगे। तो जो सेल के मेम्ब्रेन पर होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं? तो कहोगे वो वास्तव में होते हैं प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में जो एग्जाम्पल याद रखना है वो GLUT GLUT4 याद रखना है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज इनसाइड सेल, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। हाँ, इन्फेक्शन से लड़ना है तो एंटीबॉडी, ये भी तो प्रोटीन होती हैं। और अगर इंटरसेलुलर मटेरियल बनाना है तो कोलेजन प्रोटीन। इतना और लिख लो, बार कम जानकारी भी काम आ जाती है। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल है और ये मान लेते हैं कि कोई सेल है, और इस ब्लड वेसल में ये ग्लूकोज है। इसको इस सेल के अंदर जाना है, तो सेल के अंदर जाने के लिए यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मिलेगी। अब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ग्लट कहते हैं, और ये कई प्रकार की होती है, 1 2 3 4 कुछ भी कह सकते हो नाम इनका। खास बात यह है कि कुछ ऐसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंसुलिन कहने के हिसाब से काम करेंगे। अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब इंसुलिन से उनका मतलब नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है इंसुलिन डिपेंडेंट वाले का नाम बताओ। तो अगर इंसुलिन डिपेंडेंट वाले का नाम GLUT4 है तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट वालों का नाम क्या है? तो GLUT1 और GLUT2 और GLUT3 ये तीनों क्या हो गए? इंसुलिन इंडिपेंडेंट। अगला सवाल यही है, डिपेंडेंट पूछा तो क्या बताओगे? GLUT4। और इंडिपेंडेंट पूछ लिया तो अगर इंडिपेंडेंट सिर्फ आगे इन लगाना है उतने में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही सवाल आता कहीं क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट लिखा होता
तो पक्का गलत हो जाता। क्यों? सब लोग क्या लगाते? गलत 4 लगा के चले जाते। और सही क्या होता? या तो 1 होता, या तो 2 होता, या तो 3 होता। क्लियर हुआ? तो इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट दो टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं। डिपेंडेंट वाले का नाम कौन सा है? GLUT4। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन लिख लो इन एनिमल। तो अगर एनिमल में कहेगा तो आंसर देंगे कोलेजन प्रोटीन, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में एमार्फस ग्राउंड मैट्रिक्स बनाता है। तो ये क्या है? ग्राउंड मैट्रिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू। जबकि अगर क्वेश्चन बदल देगा, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट, फिर क्वेश्चन बदल देगा, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब टोटल की बात हो रही है, तो टोटल प्लांट और एनिमल मिला करके। तो प्लांट में अगर आंसर देंगे तो रुबिस्को, बायोस्फीयर में भी क्या देंगे? रुबिस्को। लिख लो। अच्छा, एक लाइन यहां जरा और लिख लो। ये इस डाइटरी प्रोटीन किसका सोर्स है? तो डाइटरी प्रोटीन के डाइजेशन से हमको दोनों चीजें मिलती हैं। अब वो अलग बात है कि उनका हम डाइजेशन किस पर्पज से करते हैं, एसेंशियल के लिए। तो स्पेशल पॉइंट और लिख लो। डाइटरी प्रोटीन का जब हम क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, तो दोनों चीजें मिलेंगी। क्या? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। चलो, प्रोटीन क्या है? पॉलीमर कहो चाहे पॉलीपेप्टाइड कहो, यहां लीनियर चेन है किसकी? अमीनो एसिड जुड़े किससे हैं? पेप्टाइड बांड। कोई भी प्रोटीन की पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड। यहाँ कितने टाइप के? 20 टाइप के हैं। कुछ के नाम दिए जैसे एलानाइन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान और लाइसिन। ठीक है। एलानाइन किसमें है? नॉन एसेंशियल। सिस्टीन नॉन एसेंशियल। प्रोलीन और ट्रिप्टोफान और लाइसिन तो कम से कम 20 में से तो 5 दिए, उनमें याद रखिएगा। ये प्रोटीन क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। क्या नहीं है? इसका क्या मतलब है? क्या है ये बताओ, क्या नहीं इसका मतलब है? कह रहा अगर होमोपॉलीमर कहना चाहोगे तो एक ही टाइप के क्या मिलेंगे? मोनोमर। यहां से पढ़ो। कह रहा आपने पढ़ा होगा कि सर्टेन अमीनो एसिड क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं, और इनको हमको सप्लाई करना पड़ता है कहाँ से? डाइट के थ्रू, क्योंकि डाइटरी प्रोटीन ही सोर्स हैं किसके? एसेंशियल अमीनो एसिड के। अलग बात है कि डाइजेशन से दोनों मिलेंगे। देयरफॉर अमीनो एसिड 2 कैटेगरी के, एसेंशियल और नॉन। जो नॉन एसेंशियल है वो, जो नॉन एसेंशियल हैं आर दोज व्हिच आवर बॉडी कैन मेक, जो बना लेगी। जबकि जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो बना नहीं पाएंगे, तो कहाँ से लाएंगे? तो आंसर देंगे डाइट या फूड। प्रोटीन बहुत काम करेगा, जैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे फाइट करेगा, जैसे हार्मोन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। टेबल में दिखा, टेबल काम की है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि क्या बनाती है? इंटरसेलुलर
ग्राउंड सब्सटेंस बना लेती है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, क्या बना लेगा? इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबॉडी लड़ाई करेंगे। और रिसेप्टर में देखिए स्मेल का, टेस्ट का, हार्मोन, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हार्मोन रिसेप्टर किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा। और GLUT4, चूंकि GLUT4 ही दिया था, 1 2 3 दिया नहीं था तो बच गए। इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। आगे यहां लिख लो इंसुलिन डिपेंडेंट। कोलेजन क्या है? तो कहोगे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। जबकि रुबिस्को क्या है? ये भी मोस्ट एबंडेंट है लेकिन होल बायोस्फीयर। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के अंदर ही हम लोग मोनोसेकेराइड पढ़ लेंगे। जो फिगर 9.1 बना है उसमें मोनोसेकेराइड दिए हुए हैं। चलिए हेडिंग डालिए पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब ढेर सारे और सेकेराइड का मतलब मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड वास्तव में पॉलीमर है। किसका? मोनोसेकेराइड का। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। अब मोनोसेकेराइड दो कैटेगरी के होते हैं। जो फिगर 9.1 है उसमें सबसे ऊपर देखो तो एक वहां बना है क्या? ग्लूकोज, और एक बना है राइबोज। तो जो मोनोसेकेराइड शुगर होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। या तो 5 कार्बन होंगे या तो 6 कार्बन। अगर 5 कार्बन है तो पेंटोज शुगर, और अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोज शुगर। 5 कार्बन का ही एग्जाम्पल है राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर, और 6 कार्बन के दो एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इतना लिख लीजिए। पॉलीसेकेराइड क्या है? तो कहोगे पॉलीमर है। किसका? मोनोसेकेराइड का। एक क्वेश्चन। फिर मोनोसेकेराइड क्या है? तो कहोगे ये यूनिट हैं। किसके? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं पेंटोज शुगर, नाम ही से पता चल रहा है 5 कार्बन, 5 कार्बन शुगर, और इसी का एग्जाम्पल है राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। पहले से ही पता है राइबोज किसमें मिलती है? आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोज किसमें मिलती है? डीएनए में। 5 कार्बन ये दिखाई पड़ गए। कल ही बताए थे। ये 5 कार्बन, ये पहले कार्बन पर OH, ये दूसरे कार्बन पर OH, तीसरे कार्बन पर OH, और 5वें नंबरिंग कर दें तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये 5 नंबर। इसी तरीके से हेक्सोज शुगर, और हेक्सोज शुगर का मतलब क्या है? तो कहोगे 6 कार्बन होते हैं। अब 6 कार्बन शुगर की अगर हम बात करेंगे तो इसके दो एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से अगर 6 कार्बन देखना चाहें तो ये ऐसे बना हुआ है।
ये पहले कार्बन पर OH है, ये दूसरे कार्बन पर OH है, ये तीसरे कार्बन पर OH है, चौथे कार्बन पर OH है और छठे कार्बन पर OH। नंबरिंग कर दें, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। ये हेक्सोस सुगर हो गई। हेक्सोस सुगर में जो ये बना हुआ ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ध्यान से सुनिएगा, कार्बोनिल ग्रुप दो कैटेगरी में होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें से जो ग्लूकोज है इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी नाते इसको एल्डोज कहते हैं। और इसमें कीटोन होता है, इसी नाते इसको कीटोज कहते हैं। तो क्वेश्चन आया है अभी जल्दी ही, फंक्शनल ग्रुप पूछ लिया गया है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल, ओएस दिख रहा नहीं दिख रहा है, हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनिल। आया हुआ सवाल है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या आंसर दोगे? तो हाइड्रोक्सिल दोगे और कार्बोनिल दोगे। यहां तक हो गया? फिर से सुन लेते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है? तो कहोगे पॉलीमर है किसके? मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड क्या है? ये यूनिट है किसकी? पॉलीसेकेराइड। ये दो कैटेगरी के होते हैं, पेंटोज और हेक्सोज। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन। 5 कार्बन का एग्जाम्पल राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ इतना अंतर है, ये सेकंड नंबर वाले OH का, सेकंड कार्बन पर यदि OH है तो राइबोज और नहीं है तो डीऑक्सीराइबोज। ये किसमें मिलेगा? RNA, ये किसमें मिलेगा? DNA। अब हेक्सोज की बात करें तो ये 6 कार्बन है, इसमें ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, ये 6 कार्बन का शुगर बन गई है। बस फंक्शनल ग्रुप में अंतर है, अगर एल्डिहाइड है तो ग्लूकोज और कीटोन है तो फ्रक्टोज। तो घुमा फिरा करके कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शनल ग्रुप है वो दो हैं, एक कार्बोनिल और एक हाइड्रोक्सिल। लिखें, हो गया था? चलो एनसीईआरटी में जरा इनका स्ट्रक्चर देख लो, बना हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा तो नहीं है इनके बारे में, लेकिन ये बने हैं तो ये याद कर लीजिए। ये देखो लिखा है C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। कितने कार्बन? 6 कार्बन। यहाँ C5H10O5 राइबोज, कितने कार्बन? 5 कार्बन। इसमें कार्बन गिन लो, तो कहाँ शुरू करोगे? ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा। और इसमें गिन लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये क्या है? पांचवा कार्बन। ठीक है, ये कौन सी शुगर है? हेक्सोज। और ये कौन सी है? पेंटोज। C6H12O6 और C5H10O5, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है? शुगर कार्बोहाइड्रेट, लेकिन मोनोसेकेराइड है। वापस चलते हैं। तो लिख लो, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? तो दो ग्रुप मिलेंगे, एक मिलेगा कार्बोनिल और दूसरा हाइड्रोक्सिल। आया हुआ सवाल है।
जरा इधर देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई हेक्सोस शुगर है, नंबरिंग बता दो बस, ये कितने नंबर कार्बन होगा? 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, तो ये क्या होगा? 6 नंबर। अभी लिखो नहीं, देख लो जरा, ये एक मोनोसेकेराइड शुगर है जिसमें नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर कार्बन। दूसरा बना लेते हैं, देखिए ये कितने नंबर? 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। ध्यान से सुनिएगा, ये एक मोनोसेकेराइड है, ये एक मोनोसेकेराइड है। 2 मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे, फिर 3 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे, 5 जुड़ेंगे, तभी तो पॉलीसेकेराइड बनेगा। तो जुड़ेगा कैसा वो देखिएगा। तो होता क्या है, यहां भी नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 नंबर अंदर लिख लीजिए, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6। 1 नंबर कार्बन का OH और 4 नंबर कार्बन के OH के बीच रिएक्शन हो जाएगी और निकल जाएगा वाटर। वाटर निकलने को क्या कहोगे? डिहाइड्रेशन कहेंगे। तो बांड देखो कैसे बनेगा, तो बांड ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन कितने नंबर है? 1 नंबर, और ये कार्बन 4 नंबर। ये जो बांड बना है इसका नाम है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड का नाम 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड क्यों है? तो कहोगे पहले और चौथे के बीच बना है, इसी चक्कर में इसका नाम क्या पड़ गया? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड। अभी जल्दी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया है, अच्छा इधर भी तो OH होगा। अभी देखो इसका 1 नंबर का OH फ्री है, कोई दूसरा लाओ उसका 4 नंबर का OH, इससे जोड़ते चले जाओ, लंबी चेन चाहती लंबी चेन बना लो। इस किनारे पर AOH फ्री मिलेगा, इस किनारे पर ये वाला OH फ्री मिलेगा। तो अभी जल्दी एक क्वेश्चन आया है, ले लिया है C6H12O6, फिर ले लिया है C6H12O6। तो कह रहा जब माल्ट, ये क्या है? ग्लूकोज। ये भी क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ग्लूकोज जोड़ तो बनेगा क्या? माल्टोज बनेगा। फार्मूला बताओ बस। तो देखो लिख रहे हैं, 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, तो कार्बन कितने कर दो? 12। इधर 12 है, इधर 12 है, कितने हो गए? तो हाइड्रोजन कर दें 24, कहे तो भैया यहां से निकलना है क्या? वाटर। तो हाइड्रोजन कितने रखोगे? हाइड्रोजन लिखेंगे 22। तो हाइड्रोजन लिख दिया 22, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने कर दें भाई? 6 यहां है, 6 यहां, तो 12 लिख दें। कितने लिखेंगे? 11। ये क्या है? माल्टोज, पिछली बार आया। ग्लाइकोसिडिक बांड किसके किसके बीच बना? तो कहोगे फार्म बिटवीन 1 and 4 कार्बन। इसी नाते नाम क्या पड़ गया? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड। बनाओ। चलो जरा नंबरिंग करो बेटा यहां।
यहाँ नंबरिंग करो। यहाँ ये कितना है, 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ये बांड किसके किसके बीच है, किसके किसके बीच है, 1 4। अच्छा ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। ये नंबर कितना है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सही है। ये नंबर बताओ, 1 2 3 4 5, छठा तो गायब है यहाँ। ये बांड किसके किसके बीच बन गया है, तो कहोगे ये 1 और 6। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड में जो ब्रांच होती है वो 1 6 से होती है, और जो सीधी लाइन होती है वो 1 4 होता है। जैसे ये 1 4 है, ये देखो ये 1 4 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है 1, ये क्या है 4, तो क्या बताओगे, 1 4 कहोगे। ये तो 1 4 है, लेकिन ये क्या है, ये 1 6 है। तो ग्लाइकोसिडिक बांड 2 हो गए, एक कौन सा 1 4 और एक हो गया 1 6। ब्रांच कहां से निकली, 1 6 वाले से। अब वापस चलते हैं, अब रटने वाले सवाल पढ़ लेते हैं। सब हो गया है, चलो। तो किसी भी पॉलीसेकेराइड में अब लिखते चलेंगे, कहोगे मेनी मोनोसेकेराइड कनेक्ट बाई किसके द्वारा, तो कहोगे ग्लाइकोसिडिक बांड। अब ग्लाइकोसिडिक बांड 1 4 भी होगा, 1 6 भी होगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि जो पॉलीसेकेराइड है ये कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं होमोपॉलीमर और एक होते हैं हेटेरोपॉलीमर। नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सारे मोनोसेकेराइड एक जैसे हों वो होमोपॉलीमर, और सारे मोनोसेकेराइड एक जैसे ना हो तो क्या कहोगे, हेटेरोपॉलीमर। तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक है हेटेरोपॉलीमर, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, लिखते चलें, मोनोमर मोनोसेकेराइड। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे एक अगर अगर पढ़े होंगे, ये इसी में हेटेरोपॉलीमर में आता है। एक ये पढ़े होंगे हिपैरिन, नहीं पढ़े हैं। एक पेक्टिन पढ़े हैं, ये सब यही आते हैं। तो हाँ, हेमिसेलुलोज भी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए अगर अगर हिपैरिन, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज से सब किसमें आएंगे, हेटेरोपॉलीमर। लेकिन दूसरी वैरायटी है होमोपॉलीमर, मतलब सेम टाइप ऑफ मोनोमर मोनोसेकेराइड। अब सेम टाइप की अगर हम बात करेंगे तो इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल बताओ, सेलुलोज, इसका एग्जाम्पल स्टार्च, इसका एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, और इसका एग्जाम्पल इन्यूलिन। सेलुलोज पॉलीमर है ऑफ ग्लूकोज ओनली। ग्लूकोज 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 ही जोड़ते चले जाओगे तो क्या बनेगा, सेलुलोज। ये भी क्या है, पॉलीमर है
ग्लूकोज ओनली, केवल ग्लूकोज का है। ये भी क्या है, पॉलीमर है, ग्लूकोज ओनली। ये किसका है, पॉलीमर है, फ्रक्टोज ओनली। शुरू करें। देखो, हम सेलुलोज के बारे में 4 क्वेश्चन याद रखेंगे। मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट अगर पूछेगा तो ये आंसर क्या देंगे, सेलुलोज दे देंगे। दूसरा, सेलुलोज से सेलवाल बनती है, क्योंकि सेलवाल सेलुलोजिक होती है प्लांट की। दूसरा, तीसरा जो पेपर है वो प्लांट पल्प से बनता है, तो वो भी क्या होता है, सेलुलोजिक होता है। और चौथा, जो कॉटन फाइबर है वो भी क्या होता है, सेलुलोजिक। लिख लो। मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट मेक बनाता क्या है, प्लांट सेलवाल। बनाता क्या है, कॉटन फाइबर। और पेपर कहां से आता है, प्लांट पल्प से आता है। और ये सब चीजें सेलुलोजिक होती हैं। लिख लिया। सेलुलोज के बाद क्या है, स्टार्च है, स्टार्च। सुन लीजिए फिर लिखिएगा। स्टार्च क्या है, तो कहोगे ये पॉलीसेकेराइड है जो कि स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है प्लांट का। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के, एक क्वेश्चन। दूसरा, स्टार्च की सबसे खास बात यह है कि ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, हेलिक्स बनाता है। अभी आगे पूरा जब पढ़ लेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे, प्रोटीन पढ़ लेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लेंगे, तो आपसे पूछेंगे कि हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस किस में पाया जाता है, तो स्टार्च में पाया जाता है। अभी आगे प्रोटीन पढ़ेंगे, वहां भी पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, वहां भी पाया जाता है। तो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और इसके जो हेलिक्सेज होते हैं वो आयोडीन को होल्ड कर लेते हैं, और इसी नाते स्टार्च आयोडीन का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। लेकिन सेलुलोज आयोडीन का कलर ब्लू नहीं होता है, क्योंकि वो आयोडीन को होल्ड नहीं करता, क्योंकि वहां हेलिक्स होते ही नहीं है। तो 4 क्वेश्चन है। पहला, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन क्या, प्लांट। क्या बनाता है, बनाता है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसके जो हेलिक्स होते हैं वो होल्ड कर लेते हैं किसको, आयोडीन को। इसी नाते स्टार्च आयोडीन कैसा होता है, ब्लू होता है। यही 4 क्वेश्चन हैं। सेलुलोज
आयोडीन क्या नहीं होता है, ब्लू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज ना तो हेलिक्स बनाएगा और ना ही आयोडीन को होल्ड करेगा। ग्लाइकोजन, पहले से ही पता है कि जो काम प्लांट में स्टार्च करता है वही काम एनिमल में ग्लाइकोजन। ये पॉलीसेकेराइड स्टोर्ड है या स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ स्टोर होता है? तो या तो लिवर में या तो मसल में। दूसरा सवाल स्पेशल, ये ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है, इसमें ब्रांचेज पाई जाती है जो कि 1,6 होगी। तीसरा, ये लंबी चेन के फॉर्म में जब पाया जाएगा तो इसकी जो राइट इंड है वो रिड्यूसिंग इंड होगी और लेफ्ट इंड नॉन रिड्यूसिंग। यही 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल। दूसरा, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड। तीसरा, इसका जो राइट इंड होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एंड। और जो लेफ्ट इंड होगा वो नॉन रिड्यूसिंग इंड होगा। इन्यूलिन, इन्यूलिन में सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एक प्लांट है डाहलिया, उसके रूट में पाया जाता है। तो फाउंड इन रूट ऑफ डहलिया। दो क्वेश्चन और हैं। पॉलीसेकेराइड 2 टाइप के होते हैं, सिंपल पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। सिंपल पॉलीसेकेराइड का मतलब यहां सिर्फ इतना है कि जो मोनोमर यूनिट है या जिनको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं वो सिर्फ मोनोसेकेराइड ही हों। अगर उस पर्टिकुलर मोनोसेकेराइड शुगर में कुछ बदलाव कर दिया जाए और बदल के बाद उसका इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो मॉडिफाइड हो जाएगा। तो जो मोनोसेकेराइड यूज किया जा रहा है यदि वो अनमॉडिफाइड है तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल। और अगर वो मॉडिफाइड शुगर है या जैसे शुगर में अमीनो ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उसको अमीनो शुगर कहेंगे। तो जैसे मॉडिफाइड शुगर यूज करोगे या अमीनो शुगर यूज करोगे एज ए बिल्डिंग ब्लॉक या एज ए यूनिट तो हम नाम क्या दे देंगे? कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या इस्तेमाल होते हैं? यूज ओनली अन मॉडिफाइड शुगर एज रिपीटिंग यूनिट। और जितने पढ़े वो सब ये सिंपल पॉलीसेकेराइड ही पढ़े अभी तक। यहां खास बात है,
यूज होता है मॉडिफाइड शुगर या अमीनो शुगर एज रिपीटिंग यूनिट। अब मॉडिफाइड शुगर के यहां कुछ नाम दिए हैं, जैसे ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो ग्लूकोज की जगह क्या यूज करो, ग्लूकोज की जगह ग्लूकोजामाइन यूज करो, मतलब ग्लूकोज में अमीन जोड़ दिया गया होगा। या ग्लूकोज की जगह एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, गैलेक्टोज यूज करो या गैलेक्टोसामाइन यूज करो, ये फर्क है ना। तो गैलेक्टोज यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल। और गैलेक्टोज में अमीन जोड़ दो, एसिटिल ग्रुप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो ये सब बदले हुए शुगर हैं और इनका इस्तेमाल किया गया तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। और इसका एग्जाम्पल काइटिन है, जो कि कहां मिलेगा, तो पहले से ही पता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। और जितने कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं वो सब के सब होमो पॉलीमर होते हैं। इतना लिखा है इसमें। चलो एनसीईआरटी खोलो। देखो हेडिंग तो सिर्फ पॉलीसेकेराइड पढ़ी थी, लेकिन हम लोग मोनोसेकेराइड पढ़ लिए हैं। यहाँ एसिड इंसॉल्युबल पिलेट, कहीं पिलेट लिखते हैं, कहीं पूल लिखते हैं, कभी फ्रैक्शन लिखते हैं, तय ही नहीं कर पाए हैं कि है क्या। ठीक है, इसमें पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एक प्रकार का मैक्रो। पॉलीसेकेराइड क्या है, तो लंबी सी चेन है शुगर या मोनोसेकेराइड की। यहाँ थ्रेड मिलेंगे जैसे कॉटन थ्रेड, इसमें डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे सेलुलोज क्या है, पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड, जिसमें केवल एक ही टाइप का है। अगर एक टाइप का है जो कौन सा, ग्लूकोज, तो क्या कहोगे, होमोपॉलीमर कहोगे। सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीमर। स्टार्च भी इसी टाइप का है, ये स्टोर हाउस है किसका, एनर्जी का, किसमें, प्लांट। एनिमल में भी एक ऐसा ही पाया जाएगा, इसका नाम ग्लाइकोजन। और इन्यूलिन पॉलीमर है, होमोसेकेराइड, होमोपॉलीमर ही है, लेकिन फ्रक्टोज। कह रहा किसी पॉलीसेकेराइड चेन जैसे कि ग्लाइकोजन, राइट एंड को क्या कहोगे, रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट एंड को क्या कहोगे, नॉन रिड्यूसिंग। अभी केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल दिया है, उसमें आप पढ़ोगे शुगर दो टाइप की होती है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो वहां पढ़ लीजिएगा। इसमें ब्रांचेज पाई जाती हैं, जैसा कह रहा कार्टून में देख लेंगे। ये बहुत लाइन यहां से लेकर के यहां तक, ये जितना लिखा है ये सब पूछा जा चुका है। स्टार्च बनाएगा हेलिकल, प्राइमरी की सेकेंडरी की टर्सरी, सेकेंडरी वास्तव में स्टार्च होल्ड करेगा क्या, आयोडीन, कहाँ, हेलिकल पोर्शन में। इसी नाते स्टार्च आयोडीन ब्लू। सेलुलोज में क्या नहीं पाए जाएंगे, ना तो हेलिक्स पाए जाएंगे, और क्या नहीं होल्ड करेगा, आयोडीन, तो क्या ब्लू होगा, नहीं होगा। ये डायग्राम देख ही चुके हैं। कह रहा प्लांट सेल वाल की अगर हम बात करें तो सेलुलोज है। पेपर बनता है प्लांट के पल्प से, कॉटन फाइबर, सब क्या है, सेलुलोजिक। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड याद रखिएगा, यहां बिल्डिंग ब्लॉक या यूनिट के नाम पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अमीनो शुगर, और क्या मिलेगा, केमिकली मॉडिफाइड शुगर। अब कैसे मॉडिफाई करोगे, तो ग्लूकोज में क्या जोड़ दो, क्या जोड़ दो, अमीन जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोसामाइन बन जाएगा। और गैलेक्टोज में अमीन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, गैलेक्टोसामाइन बन जाएगा। तो जैसे बनेगा मॉडिफाई भी तो हो जाएगा, तो एमिनो शुगर कहो या मॉडिफाइड कहो। एन एस्टाइल ग्रुप भी जोड़ दिया। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इसका एग्जाम्पल है, वहां क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कौन सा, काइटिन।
और ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मोस्टली क्या होते हैं, किसी के किताब में यहाँ हेट्रो तो नहीं लिखा, जरा देख लो, देख लो, हम पहले लिखा था, मतलब इतनी पुरानी लिए हो कि यहाँ क्या लिखा मिल जाए, हेट्रोपॉलीमर, तो आज ही दान करना, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में जितना पढ़ा चुके हैं वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा, केवल सुनना और लिखना है। न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है, पॉलीमरिक है, यहां पर इसकी यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, आपस में जुड़ते हैं बांड। हमको लगता है कि हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन फिर लगता नहीं, ऐसा है नहीं। यहां पाया जाएगा फास्फोडाइस्टर बांड, ठीक है, एक बात। दूसरा, किसी न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, मेन होता है सुगर, एक तरफ लगा होता है फास्फेट, एक तरफ लगा होता है नाइट्रोजनस बेस। और शुगर 2 टाइप की होती हैं, राइबोज और डीऑक्सी। राइबोज कौन सी, आरएनए वाले, और डीऑक्सी राइबोज कितने नंबर से OH हटाओगे, इसी नाते उसको 2 डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। किसमें मिलेगी, डीएनए में। न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस 5 हैं, एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन है, और थाइमिन, साइटोसिन, यूरेडिन, पिरीमिडीन है। एक में 1 हेट्रोसाइकिल, एक में 2 हेट्रोसाइकिल, और फास्फेट में तो कुछ पढ़ना नहीं, यही लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए, कंप्लीट हो जाए। न्यूक्लिक एसिड लिखते चलो, ये पॉलीमर हैं। आप किसके पॉलीमर हैं, न्यूक्लियोटाइड के। दूसरा, न्यूक्लियोटाइड इंटरकनेक्ट होते हैं बाई फास्फो डाइस्टर बांड। कभी कहते हो फास्फोइस्टर और कभी कहते हो फास्फोडाइस्टर। अंतर क्या है वो रियल में बताएंगे आपको, बायो मॉलिक्यूल में नहीं, बायो मॉलिक्यूल में नहीं, मॉलिक्यूलर बेसिस में, हाँ वही देखेंगे, यहां क्यों लिख लो। न्यूक्लिक एसिड के कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट, नहीं न्यूक्लिक एसिड के नहीं, किसी न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से, तो एक होती है पेंटोज सुगर, एक होता है नाइट्रोजिनस, और एक होता है फॉस्फेट। ये हो गई पेंटोज सुगर, ये हो गया नाइट्रोजिनस बेस, और ये हो गया क्या, फास्फेट। अगर 2 नंबर कार्बन पर OH है या 2 नंबर कार्बन पर OH नहीं है, उसी से तय होगा। पेंटोज पेंटोज शुगर 2 कैटेगरी की होते हैं, एक का नाम राइबोज शुगर, जो किसमें मिलती है, आरएनए में। इसकी पहचान OH एट सेकेंड कार्बन। और दूसरा बेटा कौन है, 2
डीऑक्सी राइबोज किस में मिलेगा? डीएनए में। क्या खास बात है? OH एब्सेंट है एट सेकेंड कार्बन। तो अगला टेस्ट किस चैप्टर का है? अभी काफी टाइम है, बुकलेट लगा डालिए, क्वेश्चन पूछ डालिए। बिल्कुल आयन टाइम पे जब टेस्ट होता है उसके 1 घंटे पहले सवाल पूछना शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पहले पढ़ लीजिए। आगे बढ़े। शुरू करें। नाइट्रोजनस बेस कौन सा बताओगे? तो नाइट्रोजन बेस बहुत सारे हैं। एक का नाम एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? प्यूरीन है। और ये तीनों क्या हैं? इसमें कितनी हेट्रोसाइक्लिक रिंग? दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग। फास्फेट कहां अटैच होता है? पांचवें कार्बन पे ही तो होता है। 5th कार्बन ऑफ शुगर। जरा हमको सबके फंक्शनल ग्रुप बता दो और सबके बांड बता दो। जैसे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। अमीनो एसिड का जो कहोगे वो लिख देंगे, कार्बोक्सिल एंड एमिनो ग्रुप। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस में फास्फेट है। अच्छा, नाइट्रोजन बेस छोड़ दो, न्यूक्लिक एसिड बता दो। तो न्यूक्लिक एसिड में OH भी होते हैं, हाइड्रोक्सिल भी होते हैं, फास्फेट भी होता है, और शुगर है तो कार्बोनिल भी नहीं होगा। ठीक है। बांड सबके बता दो जरा। पॉलीसेकेराइड में बांड ग्लाइकोसिडिक, न्यूक्लिक एसिड में फास्फोडाई ईस्टर बांड, मेन बांड वही है, और प्रोटीन में पेप्टाइड बांड। पिछले साल एक बांड वाला क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर ही आया मैचिंग में। फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट बताओ। कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। अच्छा, अमीनो एसिड का बताओ। अमीनो एसिड का तो कहोगे कार्बोक्सिल एंड
एमीन या एमिनो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ही होता है, भूल गए, कार्बोक्सिल ग्रुप COH ही तो होता है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में तो अगर पूरा एसिड की बात करेंगे तो कई चीजें मिलेंगी। एक तो फास्फेट मिलेगा, कार्बोनिल मिलेगा और हाइड्रोक्सिल मिलेगा। अगर हम बॉन्ड पूछ लें तो पॉलीसेकेराइड में बॉन्ड तो कहोगे ग्लाइको सिडिक बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड तो पेप्टाइड बॉन्ड, और पॉली न्यूक्लियोटाइड फास्फो डन। तो बस सबका ग्रुप याद रखिएगा, सबके फंक्शनल ग्रुप और सबके बॉन्ड याद रखिएगा। अब सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रह गया है बायोमॉलिक्यूल वाले पार्ट में, ठीक है। फिर मेन हेडिंग है एंजाइम, और एंजाइम में बहुत कुछ है। एंजाइम का फंक्शन का तरीका, उसकी मैकेनिज्म, उसका एक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारी कहानी, टाइप ऑफ एंजाइम, उसके फैक्टर, इनहिबिटर और को फैक्टर, को एंजाइम, दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है। तो तभी तो 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बताएं, हो गया? तो रेस्पायरेशन इन प्लांट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस को दोबारा पढ़ के पेपर दोबारा लगा लीजिए, उसके बुकलेट के क्वेश्चन दोबारा लगा लीजिए। ये सब चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर अच्छे से चीज़ों को समझ लोगे तो इनकी मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी दिन माइंड में रुकेंगे। लेकिन एक बार ढंग से पढ़ लीजिए और उसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। न्यूक्लिक एसिड एक और माइक्रोमॉलिक्यूल है जो हमको कहाँ मिला? एसिड इनसॉल्युबल में मिला, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ये वास्तव में क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। जैसा कि पॉलीसेकेराइड है, जैसा कि पॉलीपेप्टाइड है, वैसे ये भी है क्या? असली माइक्रोमॉलिक्यूल है। किसी न्यूक्लिक एसिड की बिल्डिंग ब्लॉक का नाम न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में कितने केमिकल? 3। एक कौन सा है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम नाइट्रोजनस बेस, एक मोनोसेकेराइड जो कि पेंटोज शुगर, एक फास्फोरिक एसिड या फास्फेट। अगर फिगर 9.1 देख लो तो देख ही लिया है। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं वो नाइट्रोजनस बेस हैं, नाम एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन ग्वानिन दोनों क्या हैं? सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स हैं, जबकि बाकी सब सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स हैं। स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग को प्यूरिन और पिरिमिडिन कहते हैं। जो शुगर पाई जाएगी किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में वो या तो क्या होगी? राइबोज, जो कि एक मोनोसेकेराइड क्या है? पेंटोज। ये अच्छा लिखा है, क्या लिखा है? 2-डीऑक्सीराइबोज। इसका क्या मतलब है? 2 नंबर पर OH रिमूव कर दिया गया है। ए न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीऑक्सीराइबोज होगा उसका नाम क्या रखोगे? DNA। और जिसमें राइबोज होगा उसका नाम क्या रखोगे? RNA। बस आज इतना ही। अगले लेक्चर पर इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।